हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल। और ये बसंत की किताब है, 7वीं क्लास की, पाठ 2 है, दादी माँ। इसके जो लेखक हैं वो इस पाठ के जो लेखक हैं वो शिव प्रसाद सिंह जी हैं। और दादी माँ के बारे में बताते हैं इस चैप्टर में, और कहते हैं कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। कहते हैं कि सच है ये कि ज़रा सा भी कठिनाई पड़ते हुए, चाहे गर्मी हो, बरसात हो या बसंत ही क्यों ना जाए, लेकिन फिर भी मन थोड़ा सा उदास हो ही जाता। अनमना मतलब उदास हो ही जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे कुछ प्रश्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। जब वो उदास रहते हैं, जो उनके मित्र हैं, शुभचिंतक मतलब जो उनके बारे में सोचते हैं, उनके लिए अच्छा सोचते हैं, वो उनसे कहते हैं कि उन जो छुट्टियां होने वाली होती है स्कूल की, वो उन्हें बताते हैं, लेकिन पीठ पीछे उन्हें लेखक को ही कमज़ोर और घबराने वाला बताते हैं। मतलब छोटी सी बातों पर घबरा जाने वाला कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं। इन सब बातों को वो बहुत सोचते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि मैं इन सब बातों पर नज़र नहीं दूंगा, अब नहीं सोचूंगा, सोचने से कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी उनके सामने जिस तरह से शीत की किरणें, मतलब ठंडी किरणें जिस तरह से शीतल बन के आ जाते हैं, धुंधली सी, जैसे हम शीत में निकलते हैं ठंडी में, तो हमारे कैसे पलके पे बर्फ़ शीत गिर गिर के जम जाते हैं बालों सब पर, ठीक उसी तरह से उनके सामने धुंधली छाया सी वो चीज़ें आ जाती है कि मेरे दोस्त लोग ऐसे मुझे कहते हैं। मुझे लगता है जैसे कवार के दिन आ गया है। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर से सिवान से बहकर आए हुए माथे और साई की अधगली घासें, धेउर से बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सहकर वह एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि जैसे बाढ़ आ गई है गांव में, चारों तरफ पानी ही पानी है। सिवान की एरियाज, मतलब सिवान जो जगह का नाम है, बिहार में पड़ता है सिवान। तो सिवान से बहते हुए वो उसमें अधजली हुई माथे मोथा और घासें, उसमें प्याज जो होता है वहाँ सब पर, उन सब की जड़ें जो बहकर एक सूरज की गर्मी में वो सब पानी में खौलते हुए उसका वो बहते, उस जो पानी में वो घास जलने लगता है पानी से और धूप की वजह से, तो बदबू छोड़ देता है। वो गंध लिए इधर को आ रहे हैं। रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। कीचड़ से वो अब सूख गया है, लेकिन गांव के किनारे में जो वो पानी जम चुका है, जो कि जैसे तालाब से पानी जम जाता है तो झाग जम जाते हैं, उसी तरह से झाग बन गया है, उसी में वो बच्चे सब कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। कहते हैं कि बच्चे जो है वो सड़क किनारे की जो पानी भरे हुए हैं उसमें कूदते हैं। अपने अपने मौसम की बातें होती है। अगर आषाढ़ के महीने जो आम मिलते हैं, जामुन मिलते हैं, उसमें अगर वो सभी ना मिले तो कोई बात नहीं होता है।
अगहन में चिवड़ा होता है जिसे हम पोहा बोलते हैं। चिवड़ा और गुड़ की बहुत मतलब विख्यात रहता है उस टाइम के लिए। और जो लाई होता है चैत में, गुड़ की पट्टियाँ, ये सब नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, लेकिन क्वार के दिनों में गंध भरे इस झाग में कूदना ना मिले तो बहुत बुरा मालूम होता है। मतलब बहुत बुरा लगता है कि इस बार बाढ़ नहीं आया और हमें उस पानी में कूद नहीं पाए। मैं भीतर हुहक रहा था। 2 एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। लेखक जो 2-3 दिन ही कूदे, 2 एक दिन ही कूदे पानी में, और उसके बाद क्या हुआ ना, उसमें नहाए धोए तो बीमार पड़ गए क्योंकि पानी गंदी थी। इस वजह से हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। जब उन्हें हल्की बीमारी हो जाती तो उन्हें अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, मतलब नींबू और साबू मिल जाते हैं खाने के लिए, और सिर दर्द हो हल्का सा और थोड़ी सी बुखार हो तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है कि मुझे ऐसा हो जाए। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। लेकिन इस बार क्या जो बुखार लगा उन्हें बहुत ही, ज्वर का मतलब होता है बुखार, बुखार जो लगा उन्हें बहुत ज़्यादा ही हो गया। और बुखार के कारण उन्हें ठंडी लग रही थी, जिस कारण उन्हें रजाई पर रजाई ओढ़ाई जा रही थी। और फिर जब कब उतरा बुखार, तो रात के 12 बजे के बाद ही वो बुखार उतरा। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में, और दादी माँ भी उसी झाग वाले जल में नहा के आई थी। पतले दुबले शने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती। उन्होंने सर पेट छुए। दादी माँ ने क्या कि सर और पेट को छुआ। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। कभी पंखा हलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। कहते दादी माँ जो थी वो एक चबूतरे से कहीं, मतलब जहाँ पे उन्हें लगा कि हाँ यहाँ से मिट्टी ले जाने से मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, तो वो वहाँ पे लेके आई वो अदृश्य शक्ति वाली। और फिर वो पहले वो मिट्टी माथे पे लगाए, फिर वो मुंह में खिलाई। और वहीं चारपाई के पास जो दादी माँ थी वो बैठी रहती थी, पंखा हिलाती तो कभी उनके हाथ पैर में जलन देते, तो फिर वो कपड़े से, गीले कपड़े करके उसे पोंछ देती। सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू कर ज्वर का अनुमान करती। मतलब कि दालचीनी की पानी लेप जो है वो सिर पे लगाते और बुखार हमेशा छू के देखते थे कि कितना बुखार चढ़ा है और क्या फिर कम हुआ है। हांडी में पानी आया कि नहीं, लोग बोलती थी कि हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं। और अब पानी, एक हांडी में पानी लाना था जिसे कि पीपल के छाल से छौंकना था। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, मतलब खिचड़ी जो बनानी थी उसमें मूंग दाल कैसे मिली होनी चाहिए। कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, मतलब कोई अचानक से बाहर के लोग आए और फिर अचानक से चले तो नहीं गए। जो बीमार है उसके पास आधे लाखों प्रश्न पूछकर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। मतलब जो दादी माँ थी उनको 50 किस्म के दवाई के नाम जो थे याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम, मतलब कि जब भी कोई गांव में बीमार होता तो दादी माँ वहाँ पहुँच जाती और फिर वही जो दवाई उनको पता था वही सब दवाई का काम करने लगती थी। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसमा, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। अब जो वहाँ जहाँ भी कहीं भी जाती वहाँ सबको अपने दवाई के बारे में बताती है और फिर हाथ माथा छू के फिर वो मलेरिया, भूत और निमोनिया ये सब का अपना अनुमान लगाती और फिर विश्वास सुनाती कि ये बीमारी है। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुगल और धूप, सफाई कई से
स्नान करके लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार गुगल और धूप वगैरह करती, मतलब कि वहाँ पे जाती महामारी के समय में सबसे पहले स्नान करती सवेरे, उसके बाद लौंग गुड़ ये सब की वो वहाँ पे गुगल वगैरह धूप वगैरह दिखाती थी। सफाई कोई उनसे सीख ले, मतलब साफ़ सफाई में बहुत अच्छी थी। दवा में देर होती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। मतलब दवा में थोड़ी सी देर कर देते दवा खिलाने में, या मिश्री शहद या फिर ख़त्म हो जाता तो टाइम से कोई नहीं लाते, चादर या फिर ग्लव्स जो होते हैं वो बदले नहीं जाते तो वो उन्हें जैसे कि पागल हो जाती हैं, उस तरह से वो सबसे बिहेव करती थी, मतलब सब पर गुस्सा होती थी। बुखार तो मुझे अभी भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या फिर साबू, और जो मेष महाराज मतलब जो खाना बनाते हैं उसे बोलते हैं मेष महाराज, तो वो अपने खिचड़ी या फिर साबू का मतलब वही होता है साबूदाना, तो साबूदाना उन्हें बना के देते थे। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते थे, जो डॉक्टर थे वो आते थे और नाड़ी देख जाते थे कि इन्हें बुखार कम हुआ कि नहीं, और क्विनैन के मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता। और जो डॉक्टर थे वो देते थे क्विनैन मिक्सचर की शीशी, जो कि तिताई के डर से, मतलब जो इतनी तीता था, इतना कड़वा था कि उसी के पीने के डर से बुखार भी भाग जाता था। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता, और मतलब कि ईश्वर का बुखार जो उन्हें लगा है लेखक को, तो उस तरह का बुखार बुलाने का उनको, मतलब बुखार हो जाए उस सब वो नहीं चाहती। किशन मैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। मतलब किशन मैया की अब शादी हो गई तो दादी माँ बहुत ही उत्साह हुई और बहुत ही उन्हें अच्छा लगा। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिनें आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। मतलब कि जब जो शादी था उनके घर में था, दादी माँ के ही घर में था शादी, तो वो कहते हैं कि जब उन्हें कोई पड़ोसन बुलाने के लिए आती तो वो कहती हैं कि अभी नहीं आ पाऊँगी, देर हो जाएगा, तुम बुरा मत मानना। घर में कार परोजन मतलब कि शादी विवाह के घर है, बहुत काम है घर में, तो कैसे आ सकती हूँ, और अगर अपने हाथों से काम नहीं करूँगी तो काम घर का होने वाला ही नहीं है। जानने कोई हूँ, सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, मतलब सब जानते थे कि दादी माँ घर में कुछ नहीं करती, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। मतलब जैसे उनके वो नहीं रहती थी तो वो काम जो था कि रुक जाता था, उनके बगैर वो काम नहीं हो पाता था। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। मतलब कि दादी माँ जो थी बाहरी निकसार मतलब कि बाहर से आने जाने वालों पर किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। अब किस पे बिगड़ रही थी, तो रामी की जो चाची थी उन्हीं पर बिगड़ रही थी। सोना होगा धग्गो, रुपये में सूद को आज दे दे, तेरी आँख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिर किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। मतलब कि जो वो कुछ पैसे सोने दिए थे दोनों को, तो वही वो बोलती हैं
कि जब वो पैसे लेने आई थी तो सूद समेत बोला था कि दे दूँगी, कोई किसी ने उसे पैसे नहीं दिए थे। तो दादी माँ से बहुत ही उसने बोला था, ज़बरदस्ती की थी कि मुझे दे दो, कि मैं दे दूँगी। तो दादी माँ उस पे बरस रही थी कि जब मांगते टाइम आए तो तुम्हें शर्म नहीं आई, पैर पे नाक रगड़ रही थी कि दे दो, मुझे पैसे ज़रूरी है। और आज अब बोलती हूँ मुझे पैसे दे, तो बोलती है कि अब फसल कटेगी तो दूँगी, अब दूँगी। तो अब क्या तेरे लिए दूसरी फसल का इंतज़ार करूँ मैं? दूँगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल जोड़ पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? अब वो बोलती है कि बिटिया की शादी है मालकिन, और आप अगर नहीं दया करेंगी, निस्तार मतलब कि फिर उसकी शादी कैसे होगी, वो बोलती है। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। मतलब दादी माँ को ये था कि मेरा पैर न छुए, अभी मैं नहा के तुरंत आई हूँ। तो वो दादी माँ पीछे हट जाती है और बोलती है, हट हट, जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। अब मतलब लेखक तब बोलते हैं कि दादी माँ जाने दो, गरीब है, दे देगी कभी भी, उसको हटाने के लिए बोला। चला है समझाने। वो बोलती हैं कि तू ज़्यादा मुझे समझाने चला है। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। मतलब कि जब लेखक जो देखे कि पैसे कैसे मांगे, वो कैसे गिड़गिड़ाई जा रही है, तो वो बोली कि मैं भूल गया उस प्रसंग को, जो मैंने देखा था उसको तो मैं भूल गया था। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूते फूलों दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। वह मतलब दादी को कह रही थी कि पूते फूलों दूधे नहाए, आशीर्वाद ऐसे दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विहल होकर कहा, उड़ीन हो गई बेटा, भगवान भला करे। हमारी मालकिन का कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर के 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसे मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा, देवता। मतलब कि जब दादी को आई थी उसके यहाँ तो पैसे देने गई, तो वो उसमें से बस 10 रुपये उठा लेती हैं और बोलती है कि जा बेटी की शादी कर, और सब पैसा उनको छोड़ देती है वापस, और बोलती है कि धनु, जैसे तेरी बेटी है वैसी मेरी भी वो बेटी ही है। बेटी की शादी में 10-5 के लिए हंसाई नहीं, मतलब कि कोई हंसे ना तेरे ऊपर कि ये कमी करती, वो कमी करती, और इसलिए वो बोलती हैं कि बेटे दादी जो है वो देवता हैं, देवता। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वो पूछते हैं कि उस रोज़ तो दादी जो है बहुत डांट रही थी। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो क्या लाभ, तो लाभ क्या? मतलब कि वो कहती हैं कि जब वो तो बड़े लोगों की काम है बाबू, कि रुपया दिए हैं तो डांटेंगी ही, वरना अगर पैसे भी छोड़ दिया डांटे भी नहीं तो फिर लाभ ही क्या होगा। मैंने मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। मतलब कि वो हंसते हुए आगे को बढ़ गए। किशन के विवाह के दिनों की बात है। अब जो है किशन की विवाह, अब धनु की बेटी की विवाह हो गई, तो वो किशन के विवाह की बातें चलने लगी। अब किशन की विवाह की बात है। विवाह के 4-5 रोज़ पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है।
मतलब कि जब किशन की शादी के 4-5 दिन बचे थे, तो पहले शादी से 4-5 दिन तो पहले होते हैं, वो गीते गाते हैं रात रात को, और सारी रात जाग जाग के। और वहाँ का जो रिवाज था, जो शादी के रात की जो अभिनय होता था, जो कि एक कथा के अनुसार हुआ करता था, जिसमें कि एक ही कथा का दोहराना होता था। ये नहीं था कि उसकी शादी में दूसरा अभिनय हुआ, उसकी शादी में दूसरा। जो सबके शादी में अभिनय हो रहा था, वही इसी के शादी में भी हो रहा था। तो उस अभिनय में दिखाया जाता था कि विवाह कैसे होते हैं, और वहाँ से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक का सभी दृश्य दिखाया जाता था। और ये सारी जो पार्ट करती थी कथाएं की पार्ट औरतें ही करती थी, उसमें कोई आदमी नहीं रहता था। तो लेखक इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि वो बीमार पड़ गए थे, और जो उनका मेरा भाई था राघव, वो दलान पे सोया हुआ था, वो भी नहीं जा पहुंचा क्योंकि वो बारात में लेट आया था, जिस वजह से औरतों ने आपत्ति जता दी कि ये भी नहीं जाएगा। दादी माँ अब सब दलान पे वो सब सो रहे थे, तो फिर अब ये कथा प्रसारण कैसे किया जाए। तो फिर दादी माँ बिगड़ी और बोले, लड़के से क्या पर्दा करना है, लड़के और ब्रह्मा का मन तो एक जैसा ही होता है, इससे कोई पर्दा नहीं करना है, इसके सामने हम अभिनय कर सकते हैं। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उठाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था, और जो अभिनय कर रहे थे जहाँ पे वहीं पे इसको भी वहीं पे लेखक को भी वहीं पे सुला दिया था दादी माँ ने। और बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं जोर से हंस दूँ, भेद खुल जाए तो बाहर निकाल दिया जाऊँगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भांडा फूट गया। मतलब कि जब दादी माँ ने छुपके से उन्हें खाट पे चादर सुढ़ा दिया था, तो औरतों को पता नहीं था, और सारी औरतों को तो, लेकिन जब अभिनय कर रही थी औरतें, तो उन्हें बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन हंसी को कैसे भी करके वो अपने कंट्रोल में कर रहे थे। फिर वो सोच रहे थे कि जोर से अगर हंस दूंगा तो फिर भांडा फूट जाएगा मेरा। लेकिन जब भाभी की बारी आई तो उन्होंने अभिनय किया, तो उनकी बातों पर जो थे वो रोक नहीं सका अपने हंसी को, और फिर जोर से हंस दिया, और फिर भांडा उसका फूट गया। देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा सोता है शायद, दूध तो पिला दूँ। अब वो बोलने लगी देवू की माँ ने अब क्या चादर खींच ली और बोली, दादी आप बताओ कि ये कौन सा बच्चा सोया, ये बच्चा है। अगर इसको ये नहीं सो रहा है तो इसको मैं कहो तो दूध पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। अब जब वहाँ पे मतलब कि अब जब हाथापाई दोनों के बीच शुरू हो गई, तो दादी माँ गुस्सा करते हुए, लड़के से क्यों लग रही है। सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जाकर खड़ा हुआ। अब रास्ते में देवू की माँ मिली और बोलती है भाभी को बोलती है कि भाभी कल वाला बच्चा, और वो इतना कह के वो वहाँ से भाग के और दादी माँ के पास जाके खड़ा हो गया। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी मालूम होती है। दादी, जैसे हम कोई गलती कर लेते हैं और दादी माँ के बगल में जाके खड़े हो जाते हैं, जिससे उनकी बातें सब सुन के हमें डांटना छोड़ देते हैं, उनसे जो प्यार मिलता है वो सारी बातें उन्हें याद आ रही थी, और वो अभी मतलब कैसी मालूम होती है कि वो कैसी ममता से दादी माँ छुपा लेती थी, किस तरह से सबको डांट देती थी। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है। अब कहते हैं कि परिस्थिति का जो वात्रचक है, वो जीवन को किस तरह सूखे पत्तों की तरह उड़ा के उधर ले जाता है। इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे उदास रहती। दादी माँ जो थी वैसे वो खूब जानती थी, वो खूब मतलब हंसी खेलती रहती थी, लेकिन दादा की मृत्यु हुई उसके बाद से वो उदास रहती थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता,
अब संसार जो उन्हें लगता था कि सब धोखेबाज है, यहाँ पे सब धोखा दे रहे हैं, यहाँ पे नहीं रहना मुझे, इस तरह से उनकी सोच हो गई थी। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। अब मतलब कि वो बोलते थे कि दादा जो उन्हें धोखा दिए, तो वो बोलती थी कि वो हमेशा बोलते थे कि सदा उन्हें आगे भेज देता, मुझे पीछे जाने के लिए बात जो बोलते हैं वो झूठ मुझसे कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डांवाडोल कर दी। मतलब कि मुंह में राम बगल में छुरी रखने वाले जिस तरह से दोस्त थे, वो उस तरह से दादा की मृत्यु के बाद सारे अब शुभचिंता की स्थिति का सब मजाक उड़ाने लगे। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की ही तो थी नहीं। मतलब वो कहते कि जब दादा की श्राद्ध में दादी माँ ने कहा था कि इतना खर्चा मत करो, लेकिन उन्होंने क्या किए, बहुत खर्चा किए, जो कि उनके घर की तो थी ही नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माँ के दिन थे, कड़ाके की जाड़ा पड़ रहा था। दादी माँ जो थी उदास रहती थी, और माघ मतलब कि जिसे इंग्लिश में जनवरी फरवरी कहते, हाँ दिसंबर जनवरी में आते हैं, जो कि बहुत ठंड पड़ती है उसमें। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी सने कतार आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। अब जो है दादी माँ वो उतनी कड़ाके की ठंड में क्या करी थी कि गीले धोती पहनकर और संदूक पे दिए जलाए हुए हाथ जोड़कर बैठी हुई थी। ये भी जाके वहाँ पे दादी माँ को कभी आंखें में आंसू नहीं देखे थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे जाके बैठ गई मन मार के। और जब दादी माँ ने आंखें खोली तो उन्होंने कहा, दादी माँ, मैंने धीरे से ऐसा कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? वो बोलती हैं कि क्या है, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछो, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आँखों की ओर देखा, और जो उन्होंने क्या करा कि लेखक ने किस दादी माँ से अपने प्यार से, अपनी सनी से उनकी आँखों की तरफ देखते हुए पूछा कि दादी माँ, मैं एक बात पूछूँ, आप तो बताओगी? क्या है, पूछ। तुम रोती थी? वो पूछता है कि तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल, धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। मतलब वो बोलते हैं कि धोती बदल लो दादी माँ, गीली धोती थी इसलिए वो बोलते हैं कि धोती बदल लो दादी माँ। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। बोलती है कि मुझे ना तो सर्दी लगती ना ही गर्मी लगती है। वो मुझे खींचती रसोई में ले गई। अब वो क्या करी कि उन्हें खींचती हुई रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले ही भी बाकी है। वे रोने से हो गए। अब बाबूजी बोले, मतलब कि अब तो रुपया कोई देते ही नहीं है, और अब कितने लोगों के तो अभी पिछला ही पैसा बाकी है। वो उनके मन में आंसू भरा, रोने जैसे हो गए उनके मन। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था।
उनका गला भर गया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। अब दादा के मरने के बाद जो है घर की स्थिति खराब हो गई थी, कोई कमाते नहीं थे, तो इसलिए वहाँ पे पैसे की बहुत ही दिक्कत हो गई थी। दादी माँ ने कहा भी था कि श्राद्ध में इतना पैसा खर्चा मत करो, लेकिन कोई बात नहीं माने। उसमें बहुत सारे पैसे उन्होंने खर्च कर दिए। अब जब दादी माँ इधर बातें करते हुए सुन लिए कि पैसे कोई नहीं देता है, पिछले बाकी है, तो फिर और जब रोनी जैसी शक्ल हो गई तो फिर दादी उधर से और बोली, माथे पर हाथ चलाते हुए बोली कि रोता क्यों है रे, अभी मैं जिंदा हूँ। तो उन्होंने संदूक खोल के और उस संदूक में से एक चमकती हुई चीज़ निकाली जो कि सोने की चूड़ी थी। वो बोली कि तेरे दादाजी ने मुझे इसी दिन के लिए दिया था। और इतना कहते उनका गला भराया, जो बोलती है कि इसे मैंने पहना नहीं है अभी तक, इसे बस मैंने सहेज के रखा है। वो बोलती हैं कि पुराने ज़माने के लोग जो होते थे वो इसी तरह से अपने चीज़ों को सहेज के रखते थे आगे खर्चा करने के लिए। सचमुच मुझे दादी माँ शापभ्रष्ट देवी सी लगी। दादी माँ जो थी उन्हें एक देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मतलब जो वहाँ पे धुंधली छाया थी दादी माँ की, वो अब क्या हो गई, विलीन, मतलब कि गायब हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ गया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अभी किशन भैया का पत्र कांप रहा था। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही थी। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? अब जब उनके सामने जो धुंधली सी बन रही थी तस्वीरें दादी माँ की, तो वो उस तरह से सोचने लगे। पहले तो उन्हें जो दादी माँ उस संदूक में से उन्हें वो कंगन ला के दी, तो उनके सामने एक धुंधली सी छाया बन पड़ी दादी माँ की। और वो फिर उन्हें काफ़ी, जब उनकी आंखें खुली तो काफ़ी दिन चढ़ गया था। वो खजूर के पेड़ को देखा कि कौवा अपनी गिनौनी पंख फैलाए बैठा हुआ है, कि लेकिन उनके हाथ में जो था अभी किशन भैया का पत्र जो है, वो चिट्ठी जिसे बोलते हैं पत्र, जो है हाथ में काँप ही रहा था कि काली चींटियों की धूमिल सी कतार, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरी दादी माँ मर तो नहीं गई है, उन्हें बस धुंधली छाया दिख रही थी, दादी माँ नहीं दिख रही थी। अब उनके वो सोच रहे थे कि मेरी आंखों पे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैंने दादी माँ को देखा, लेकिन अब मुझे दादी माँ की बस धुंधली छाया दिख रही है। क्या सचमुच दादी माँ कहीं मर तो नहीं गई है? ठीक है बच्चों, कहानी में यही है। इसके देखो प्रश्न उत्तर। लेखक को अपने दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। तो लेखक के अपने जो देखो बच्चों, इसमें जो है दादी माँ की बातों की यादें आने के लिए कह रहे हैं, तो आपको तो पता ही है कि दादी माँ की किन किन बातों की उन्हें बचपन से याद आ रही थी। तो आपको प्रश्न उत्तर जो है उसमें दूसरे वीडियोज़ में कर दूँगी, बनवा दूँगी। और आपको ये कहानी कैसी लगी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, देखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।